नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र एंड वास्तुशास्त्री चैनल में मैं ज्योतिष आचार्य प्रीतेश सोनी आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा रखता हूँ आप सभी हैप्पी होंगे, आनंद में होंगे और आने वाला जो समय है वो आप सभी के जीवन में नई खुशियाँ लाए, आपका और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है वो सभी पूरी हो जाए, ऐसी माता अंबा जी से प्रार्थना है। आप सभी मित्रों को जय अम्बे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है आदित्य L1, जो कि आज के दिन 2 सितंबर 2023 को इसरो के स्पेस सेंटर से यानी कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश से सुबह में 11:50 पर लॉन्चिंग होने वाला है। तो क्या ये सफल होगा या नहीं? तो आइए दोस्तों हम जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कि क्या ये सफल होगा, ये जो मिशन है हमारा, तो ये सफल होगा या नहीं, ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं। परंतु इससे पहले आप सभी मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मित्र हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके समक्ष मैंने 2 कुंडलियां रखी है, जिसमें से ये जो कुंडली है वो सुबह में 11:50 की है, जो कि लॉन्चिंग समय जो है हमारा इस समय की कुंडली है। और ये जो कुंडली है वो हमारे भारत देश की कुंडली है। तो दोनों कुंडली से हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि आज का दिन है वो कैसा है, क्या अनुकूल है या नहीं। सबसे पहले तो जो लॉन्चिंग समय की कुंडली है वो है वृश्चिक लग्न, और लग्नेश मंगल यहाँ पर कन्या राशि में और लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि भी लग्न जो कि यहाँ पर लॉन्चिंग का समय, उस समय का जो उदित लग्न है, जिसे हम प्रश्न कुंडली भी कहते हैं, वो है वृश्चिक लग्न और पुष्कर नवमास में है। और लग्नेश मंगल जो है वो भी पुष्कर नवमास में लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डिग्री के आधार पर भी आपको बताऊंगा कि भी लग्न जो है वो 8 डिग्री का है, यानी कि तीसरे नवमास में, यानी कि कन्या राशि के नवमास में है। और लग्नेश मंगल जो बैठे हुए हैं जो 9 डिग्री के हैं, और वो मीन राशि के नवमास में है, सूर्य के नक्षत्र में और मीन राशि के नवमास में। दोनों के दोनों जो यहाँ पर लग्न और लग्नेश दोनों पुष्कर नवमास में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा स्थान, जहाँ पर से कम्युनिकेशन यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर हम ये जो आदित्य L1 हमारा जो लॉन्चिंग है, यहाँ पर आज का जो मिशन है, इसका मुख्य आधार क्या है, मकसद क्या है कि भाई सूर्य के ऊपर जाके उसका रिसर्च करना, क्या परिस्थिति है, क्यों यहाँ पर सूर्य इतना यहाँ पर आग का गोला जिसे कहा जाता है कि भाई क्यों है, क्या परिस्थिति है, किस कारण से है, ये सभी बातों का रिसर्च करना, यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो करना। तो कम्युनिकेशन का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है, जहाँ पर मकर राशि के अंदर प्लूटो बैठे हुए हैं। मित्रों, प्लूटो जो है वो सबसे लंबा समय खींचने वाला, एक राशि में कम से कम 22 से 24 साल तक वो राशि भ्रमण करते हैं और इतिहास का कारक होते हैं। इतिहास का कारक इसे माना गया है। पुरानी बातों को यहाँ पर थोड़ा नई चीज़ों का सर्जन करना, ये उनका स्वभाव है। और शास्त्रों के अनुसार इसे कहा जाए तो इसे यम भी माना गया है। प्लूटो यानी कि यम, सूर्य के पुत्र यम, जिस तरह से शनि को सूर्य का पुत्र माना गया है, कहा गया है,
सूर्य के जो पुत्र है वो शनि देवता है, और इसी तरह से जो प्लूटो है जिसे यम कहा जाता है, तो वो भी शनि महाराज के बड़े भाई है, सूर्य पुत्र है, जो यहाँ पर तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि के 9 मास में है। तीसरे स्थान का मालिक जो यहाँ पर शनि है वो वक्री अवस्था में 9 डिग्री का धन राशि के 9 मास में है और राहु के नक्षत्र में है। नक्षत्र अधिपति राहु यहाँ पर मेष राशि में वर्गोत्तमी अवस्था में बैठे हुए हैं, जो कि छठे स्थान में राहु, गुरु और हर्षल की युति है। चंद्रमा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है किसी भी कार्य को, सही है या बुरा है या कौन सा है, चंद्रमा सबसे महत्व का ग्रह होता है। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो श्रावण मास, कृष्ण पक्ष और तृतीया तिथि, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का चतुर्थ चरण वहां पर चल रहा होगा। और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है वो पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, और साथ में आपको बता दूं जो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी यानी कि अपनी जो गति है वो ऊपर की तरफ गति करना। और फिलहाल जो उस पे आदित्य जो मिशन है हमारा वो कहाँ पर जाने वाला है, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर वो जाने वाला है, और वहां पर जाके वो स्थिर रहने, सूर्य के पूरी तरह से नजदीक जाने वाला नहीं है वहां पर, नहीं तो वो पूरी तरह से वो भी भस्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के पास इतनी आग है, इतनी अग्नि है कि उनके नजदीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। और ये जो हमारा मिशन है आदित्य L1, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर यहाँ पर स्थिर रहेगा, और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, वहां पर ही ये लॉन्चिंग होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। गंड योग, विष्टि भद्राकरण, सबसे महत्व की बात यहाँ पर ये आती है, शनिवार का दिन है। अब एक बात समझिए, हालांकि ये विष्टि भद्रा की आज के दिन की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि चंद्रमा तो वैसे भी मीन राशि में है, और कहा जाता है कि मीन राशि में अंदर अगर जो भद्रा आती है तो ये पृथ्वी लोक की भद्रा है, तो भद्रा का दोष तो लगता ही है। कहा जाता है भद्रा के अंदर, विष्टि भद्रा के अंदर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो नाश होता है, वो अच्छा प्रभाव नहीं देता, अच्छा शुभ प्रभाव नहीं देता है। और ऊपर से शनिवार का दिन है, शनिवार के जो भद्रा होती है वो तो भारी होती है। अगर आपने इससे पहले का मेरा वीडियो देखा होगा जो राखी के लिए मैंने प्रॉपरली बनाया था, क्योंकि इस समय की राखी को, हालांकि भद्रा को मैं आपको बता दूं, श्रावण शुद्ध पूर्णिमा, जहाँ पर भद्रा तो हर समय पर होती ही है। बहुत सारे मंतातर चल रहे थे कि भद्रा के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए, ये सब वगैरह बहुत, तो भद्रा तो हर समय पर जब भी श्रावण मास की पूनम की तिथि आती है, राखी का त्योहार आता है, तो वहां पर भद्रा तो होती ही है। और इसके चलते मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है मैं भेज दूंगा आपको, आप उसे चेक करिएगा वहां पर। तो आज यहां पर भद्रा का जो करण है, तो क्या ये अशुभ फल देने वाला है या नहीं, इसके लिए आपको मैं डिटेल्स में बताता हूं, आप जुड़े रहिए। सबसे पहले तो ये जो भद्रा है मनुष्य लोक की है, तो सीधी सी बात है कि हम पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य गण जो है वो पृथ्वी के ऊपर रहते, तो हमारे ऊपर भद्रा का असर तो रहेगा ही। तो ये तो यहाँ पर नेगेटिव फल हुआ। दूसरा, अगर दिशा की बात करें तो ईशान्य दिशा में भद्रा है, शनिवार के दिन अगर भद्रा आती तो यहाँ पर उसका दोष ज्यादा रहता, तो यार तो शनिवार का ही है। परंतु अब यहाँ पर जो आपको मैं बात बताना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन उत्तरार्ध में जो भद्रा आती है वो शुभ होती है। उत्तरार्ध, यहाँ पर दो बात है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अगर पूर्वार्ध यानी कि दिन के समय जो भद्रा आती है उसे पूर्वार्ध कहा जाता है, और रात्रि के समय अगर कोई भद्रा आती है तो उत्तरार्ध कहा जाता है। तो अब देखिए, भद्रा का जो करण है वो दिन के समय है, रात्रि के समय नहीं है। तो जो भद्रा रात्रि के समय आनी चाहिए आज के दिन, वो दिन के समय आ गई है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे स्थान भ्रष्ट वृष्टि कहा जाएगा, स्थान भ्रष्ट भद्रा कहा जाएगा।
तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो स्थान भ्रष्ट वृष्टि होती है, स्थान भ्रष्ट भद्रा होती है, वो हमेशा शुभ होती है, उसका कभी भी बुरा प्रभाव नहीं मिलता। तो पहले तो यहाँ पर भद्रा का जो दोष है वो यहाँ पर नाश हो गया। दूसरा, शास्त्रों ने यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भी कर्म काल, जो कि मैंने यहाँ पर राखी का जो त्योहार, राखी के लिए मैंने जो वीडियो बनाया, इसमें ये सारी चीज़ों का यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताया है। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप यहाँ पर उसे चेक कर सकते हैं। कर्म काल यानी कि जो कार्य आप करना चाहते हैं उस समय के दौरान जो लग्न उदित होता है, जैसे कि यहाँ पर आज के दिन की अगर हम बात करें तो वृश्चिक लग्न यहाँ पर उदित होता है जिस समय पर लॉन्चिंग होने वाला है। तो लग्न और लग्नेश या फिर दोनों में से कोई भी एक अगर बलवान होता है किसी भी प्रकार से, तो भद्र का दोष वहां पर समाप्त हो जाता है, ये शास्त्र का कहना है। तो देखिए दोस्तों, वृश्चिक लग्न 8 डिग्री का पुष्कर 9 मास में बलवान हो गया, तो भद्र का दोष तो वैसे भी समाप्त हो गया। लग्नेश मंगल यहाँ पर लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और वो भी 9 डिग्री के, और वो भी मीन राशि के अंदर पुष्कर 9 मास में जाकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भद्र का दोष तो वैसे भी समाप्त हो गया। दूसरी बात यह है कि आज के दिन पृथ्वी की अगर हम बात करें तो वो जागृत अवस्था में है। जब पृथ्वी जो है वो सोई हुई अवस्था में होती है तो किसी भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं माना गया, लेकिन आज के दिन पृथ्वी जागृत अवस्था में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हरिकुटा का जो सूर्य उदय है सुबह का, वो सुबह में 5:58 से शुरू होता है, और दिनमान और रात्रिमान अगर हम गिनते हैं, जिसमें से अभिजीत मुहूर्त के जो मालिक होते हैं ना, वो सूर्य खुद होते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन की मैं बात करूँ तो सुबह में 11:45 45 से लेकर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त है, और अभिजीत मुहूर्त में ही ये आदित्य जो L1 का जो यहाँ पर हमारा जो एयर स्पेस है वो यहाँ पर लॉन्चिंग होने वाला है, तो सबसे बड़ी बात है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वापस आपको बता देता हूँ, स्थिर नक्षत्र और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, जो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। इससे पहले की मैं बात करूं तो जब यहाँ पर चंद्रयान हमारा जो मिशन था, चंद्रयान 3, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुल रहा था, जब वो लॉन्च हुआ तो वहां पर भी ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र था, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो हमारी अष्टक वर्ग पद्धति है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा जाता है, वहां पर ग्रहों का बल कितना होता है ये हम देखने का प्रयत्न करते हैं। तीसरे स्थान में 31 पॉइंट, जो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो स्थान है वो बहुत अच्छी बात है। सारे ग्रहों का यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। लग्न अनुराधा नक्षत्र, और अगर इसको यहाँ पर भिन्नाष्टक में अगर कोई बल देता है तो यहाँ पर मंगल देवता बल देता है, जो कि पुष्कर 9 मास सबसे बढ़िया बात है लग्न को। सूर्य की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जहां पर यहाँ पर शुक्र के अधिपत्य में आते हैं, पर वहां पर उनको बल नहीं मिलता है, परंतु सूर्य वर्गोत्तमी है। आज के दिन सूर्य 15 डिग्री के है, और युवा अवस्था की अगर बात की जाए तो वो युवा अवस्था में है, सिंह राशि में भी है, 9 मास चक्र में भी सिंह राशि में है, यहाँ पर वो वर्गोत्तमी अवस्था में, तो सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर सूर्य की। चंद्र की बात करें तो यहाँ पर उनको शुक्र बल देता है। मंगल की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल खुद यहाँ पर बल देता है, वो पुष्कर 9 मास में है, तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि मंगल जो है वो कौन है, अग्नि तत्व का कारक है, और जो आदित्य है यहाँ पर कहाँ पर जाने वाला है, तो सूर्य के समक्ष जाने वाला है, जो कि अग्नि तत्व का प्रबल कारक है, अग्नि तत्व का ग्रह है। बुध की बात करें तो चंद्रमा के बल में आता है, जहां पर उनको बल मिलता है। गुरु की बात करें तो वहां पर भी बुध उनको बल देता है। शुक्र की बात करें तो वहां पर खुद शुक्र उनको बल देता है। शनि की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र में खुद मंगल उनको बल देता है। राहु की बात करें तो शनि उनको बल देता है अश्विनी नक्षत्र में, और केतु जो कि यहाँ पर शनि, यहाँ पर उनको बल नहीं मिलता है। राहु यानी कि वायु तत्व कारक, और हमारा जो कार्य है आज का वो वायु तत्व से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अष्टक वर्ग पद्धति से भी अगर हम देखते हैं तो सारे ग्रहों को यहाँ पर बल मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
जैसा कि आपको मैंने बताया, लग्न और लग्नेश दोनों ही पुष्कर नवमास में, बहुत अच्छी बात है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जो कि चंद्र का नक्षत्र है, आज के दिन चंद्रमा जिस दिन जो भी नक्षत्र में होता है वो उस दिन का नक्षत्र कहा जाता है, जो कि ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, जिसकी जो दृष्टि है वो ऊपर की तरफ होती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, हमारा कार्य भी वही है। पृथ्वी का जागृत अवस्था में होना, दूसरा अभिजीत मुहूर्त में इसका लॉन्चिंग होना, विष्टि भद्राकरण, जैसा कि आपको मैंने बताया, या आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि कौन सी सक्सेस बात है यहाँ पर, जो कि मनुष्य लोक की है, परंतु दिन की आती है, जहां पर वो रात के समय आनी चाहिए वहां पर वो दिन के समय आती है। तो इसे स्थान भ्रष्ट विष्टि कहा गया है, तो इसका कोई दोष नहीं लगता है, परंतु ये सर्वथा शुभ होती है। सूर्य जो कि वर्गोत्तमी अवस्था में, युवा अवस्था में बलवान है, और सूर्य के ऊपर राहु, शनि और गुरु जैसे प्लैनेट का प्रभाव है। गुरु भी यहाँ पर बलवान, क्योंकि नवमास चक्र में गुरु वृश्चिक राशि के नवमास में यहाँ पर लग्न का फल देते हैं गुरु। तीसरा जो स्थान है, जो जहां पर से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, उसके मालिक शनि वो राहु के नक्षत्र में है, जो कि छठे स्थान में है। छठे स्थान में अगर कोई राहु बलवान होता है तो ऐसा कहा जाए, छठा जो स्थान है वो शत्रु का स्थान है। कोई भी शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, परंतु आप अपने शत्रु के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लूटो तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर इतिहास का कारक है, वो भी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य पुत्र प्लूटो यानी कि यम, वो सूर्य के नक्षत्र में है और इतिहास का कारक है, जो कि यहाँ पर बैठा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है। और देखा जाए तो आज के दिन शनिवार, शनि और प्लूटो दोनों के दोनों ग्रह ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर दोस्तों भारत देश की कुंडली की अगर हम चर्चा करें, तो पहले यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन देखा जाए, महादशा की बात करें सबसे पहले तो चंद्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, उसमें भी शुक्र की प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा की बात की जाए तो गुरु की है, और प्राण दशा की बात की जाए तो गुरु की है। इस कुंडली की बात करें, यहाँ पे भारत देश की कुंडली की अगर हम चर्चा करते हैं, तो चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में है। तो इसके आधार पर अगर हम देखते हैं, खास करके चंद्रमा जो कि साधक तारा चक्र में आता है, बहुत अच्छी बात है। आज का दिन महादशा जो है वो बहुत अच्छी सपोर्ट करती है। और गोचर का जो चंद्रमा है वो यहाँ पर लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। आज के दिन का जो चंद्रमा है गोचर का, वो लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, और आगे जाके वो राहु को मिलने जा रहा है। तो ऐसा तो यहाँ पर जरूर होगा कि फिर प्रश्न कुंडली भी अगर हम बात करें तो राहु को अगर कोई प्लैनेट मिलता है तो वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि राहु थोड़ा सा गलत फहमियां क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, और ऊपर से राहु बलवान भी है। तो क्या ये नहीं होगा? नहीं। इसका कारण आपको बताता हूँ, क्योंकि राहु के ऊपर, राहु भले यहाँ पर बलवान मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मंगल की बलवान मंगल की 8वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है। तो राहु के नेगेटिव प्रभाव को मंगल जो है
वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो राहु यहाँ पर शुभ फल देने वाला प्लैनेट बनता है। सारी दशा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो कि साधक तारा चक्र में आता है, शुक्र जो है वो कि क्षेम तारा चक्र में आता है, यानी कि अंतर्दशा प्रतिदशा दोनों ही क्षेम तारा चक्र में आती है। और सूक्ष्म और प्राणदशा जो गुरु की है जो कि अधिमित्र तारा चक्र में आती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लग्न शुक्र की बात करें तो जो कि यहाँ पर तीसरे स्थान में है गोचर के अंदर, चंद्र शुक्र का नवम पंचम योग, और शुक्र भी आगे जाके प्लूटो को, जन्म के प्लूटो को वो मिलने जा रहे हैं, और चंद्रमा जो कि लाभ स्थान में राहु को मिलने जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इन सब परिस्थितियों को हम जब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो परिस्थितियों को देखते हुए इतना मैं यहाँ पर जरूर कह सकता हूँ कि आदित्य का जो L1 का जो लॉन्चिंग है ये सक्सेसफुल रहने वाला है, और आगे जाके हमें सूर्य के ऊपर से जो रिसर्च यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों का जो भी एक उद्देश्य है कि हम यहाँ पर आगे बढ़े, जैसे कि चंद्रयान हमारा जो सफल, उसी तरह से हमारा जो सूर्ययान है, यहाँ पर जो सूर्य का जो एक मिशन है हमारा, वो भी सफल हो, हमें वहाँ से थोड़ी जानकारी मिले, रिसर्च कर सके। तो ये जो उद्देश्य है हमारा वो भी ईश्वर की कृपा से सक्सेसफुल रहेगा। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करिए, और सबसे पहले मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए। और साथ में इस वीडियो के प्रति आपके जो भी प्रतिभाव है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय अम्बे।